Namaskar, good evening, everybody. Welcome to the Paradigm Shift. Soma ji, welcome to our this. You are Gandharv Kokila, Kashi Kokila, Chirage Dar, Padma Shri, डॉक्टर शोमा घोष. आपका इस मंच पे बहुत 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 स्वागत है. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. आप यू डोंट नीड एनी इंट्रोडक्शन, मगर फिर भी मैं आपके इलस्ट्रियस लिस्ट ऑफ अचीवमेंट्स में कुछ फ्यू लाइंस मैं पढ़ देती हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ आवर व्यूअर्स. Sure. Soma ji is the daughter of the freedom fighter Shri Manmohan Chakravarti and the adopted daughter of Bharat Ratna Ustad Bismillah Khan Sahab. A literature graduate from Banaras Hindu University, Soma Ghosh ji mastered in music and completed her doctorate in Khayal. Under Srimati Bhageshri Devi, she specialized in the genres that typify the Banaras singing, and she received training in Senia, Gwalior, and Banaras Gharanas. She was conferred upon the Padma Shri Award by the Government of India on 26 Jan 2016. Wow. She is the ambassador of the Kumbh Mela, the World NRI Social Cultural Association, and for the Beti Bachao and the Beti Padhao and the Swachh Abhiyan. She's the brand ambassador for the Banarsi silk saris and represents the National Bunker Action Association, which consists of 70,000 weavers by the Ministry of Textiles. She's the founder and trustee of her NGO, which is Madhu Marchana, which dedicatedly works towards supporting ailing musicians from humble backgrounds who need help to pursue their dreams through the Musician Welfare Fund. The NGO also focuses on endangered musical instruments and endangered gharanas. That is so beautiful. Welcome again, Shoma ji. It is such an honor to have you here. आपने बहुत अच्छी तरह से शॉर्ट पे ब्यूटीफुली आपका जो रेज्यूमे था, आई मीन बायोडाटा लिस्ट ऑफ अचीवमेंट्स, दैट वाज 11 पेजेस. आई कांट इवन डू लिटिल जस्टिस टू दैट. वी विल ट्राई एंड डू अ लिटिल जस्टिस टू दैट ड्यूरिंग हमारा कॉन्वर्सेशन, बट अमेजिंग. सो सोमा जी, आपका बताइए, फ्रॉम योर अर्ली डेज, आपकी जो जर्नी कहाँ से बिगिन हुई, आपने सिंगिंग कब से शुरू की, डिड यू ऑलवेज वांटेड टू बी अ सिंगर? टेल अस ऑल अबाउट इट. Yeah, I was always wanted to be a singer from my childhood. मेरी माँ श्रीमती अर्चना चक्रवर्ती जी, जो मेरी पहली गुरु रही, वो सेनिया घराने की गायिका रही बनारस में. और वो उस जमाने में क्या होता था, बाहर घर छोड़ के जाना मुश्किल था, तो घर पे ही वो स्टूडेंट्स को सिखाती थी. उन्हें 2-3 हजार स्टूडेंट्स उनके थे, काफी. और उनके गोद में बैठ बैठ के मैं गाना सुना करती थी जब वो सिखाती थी. और मे बी यू कैन से कि जब जन्म से पहले, जब माँ प्रेग्नेंट थी, तब भी माँ सिखाती थी, तो कोख से ही मैंने सीखना शुरू कर दिया था. और मेरे घर पे साहित्य, लिटरेचर का बहुत वो था. मेरी माँ पोएटिस भी रही, मेरी दादी भी पोएटिस थी. मेरे दादाजी पंडित हरिहर शास्त्री जी, जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्कृत और पाली के प्रोफेसर रहे. तो बचपन से वो लिटरेरी माहौल भी मिला और संगीत भी मिला. और बचपन से ही मेरा लक्ष्य था कि मैं सिंगर बनूंगी. लेकिन इतना नहीं सोचा था कि मुझे पद्मश्री मिलेगी, इतना नहीं सोचा था कि मैं गाऊंगी जरूर. और मेरी माँ की ख्वाहिश थी कि मैं एक प्रोफेशनल सिंगर बनूं. ये मेरी माँ की ख्वाहिश थी. उसके बाद मैंने, आपने तो कह ही दिया कि म्यूजिक में डिब्यूज करने के साथ साथ मैंने श्रीमती बागेश्वरी देवी जी से, जो बनारस घराना एक बहुत ही चमकदार घराना है जिसे कह सकते हैं. वो गायकी सारे विश्व के लोग गाते हैं. बनारस घराना की ठुमरी, चैती, होरी, कजरी, सोहर, जितनी भी विधा है, इसको मैंने उनसे सीखा. और जहां से मैंने एमयूज किया, डॉक्टर चित्तरंजन ज्योतिषी जी, वहां ग्वालियर घराना, पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी का घराना वहां चलता है. इस घराने की विशेषता है शब्द प्रोनाउंस, बने जो लिटरेचर को बहुत सामने लाते हैं. जो कविता जो हम गाते हैं उसको सोच के गाते हैं. जैसे बचपन में आपने भी शायद गाना सिखा ही होगा, सबने कुछ ना कुछ सिखा ही होगा, कि शब्दों पर ध्यान नहीं देते हैं टीचर,
राइट, कुछ भी, राइट। जैसे पगला गनदे, ये पग मालकोश की हाँ, एक बंदिश है, पगला हाँ, गनदे। तो हम लोग हाँ। बचपन में जब सुनते थे, लोग टीचर लोग सिखाते थे स्कूल में कि प पग पगला पगला गनदे। हाँ, क्योंकि शब्द को नहीं समझते थे, पगला गनदे ऐसे ना। तो इस तरह से, लेकिन ग्वालियर की है कि शब्दों को इतना समझ के गाना, भाव पक्ष को सामने लाना। और सेनिया वाह। घराने जो मेरी माँ की घराना थी, और उसके बाद मैंने माँ के गुरु भाई श्री नारायण चक्रवर्ती जी से सेनिया घराने की बारीकी को सीखा कि उसकी वाह। विशेषता क्या है। सेनिया घराने की विशेषता है उसकी जो वॉइस कल्चर, और एक वेवी मॉड्यूलेशन जिसे कहते हैं, उस हम्म। तो हमने दोनों को मिला दिया। और बनारस घराने में सेनिया घराने की बहुत मिल है। बनारस घराने की जो ठुमरी गायकी है ना, वो सेनिया की वॉइस टेक्निक से बहुत मिलती है। ओके, तो ओके। सब कुछ मिला के मैं अपने स्टाइल से गाती हूँ, क्योंकि वाह। घराना तभी बनता है जब कोई अपने घर को बनाता है। जैसे ओके। आपने उस्ताद आमिर खान साहब का नाम सुना ही होगा। वो हम्म, क्लासिकल सिंगिंग स्टाइल में सबसे सबसे बड़ा नाम माना जाता है। हम्म। तो उनके पिताजी भिंडी बाजार घराने के थे। हम्म। ओके, ओके, उन्होंने शुरुआती दौर में उसी घराने में सारंगी बजाया पहले। फिर ओके, उन्होंने अपना एक गायकी अपनाया, अपना एक घराना बनाया जिसे इंदौरी घराना कहते हैं। ओके। तो इस तरह से तो मेरा भी वैसा ही है, कुछ कुछ कोशिश है कि यार सब कुछ तो हम लोग के जो कलाकार होते हैं प्रभु चरण में समर्पित होते हैं हम लोग। हमारा जो ओके। कुछ उनका होता है हम जो गाते हैं वो भी वही गाते हैं। तो इस तरह से मैं सेनिया ग्वालियर को मिला के और बनारस मिला के गाती हूँ। वाओ, अमेजिंग। तो आपके जितने सारे घराने हैं इन द इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, आपका सबसे फेवरेट कौन सा है इसमें से? सब घराना अपने में अच्छा है। किराना ओके, घराना, हाँ, किराना घराना बहुत सुंदर। आमिर खान साहब किराना इंदौरी दोनों गाते थे, दोनों मिला के ओके, गाते थे। ओके, और ग्वालियर घराने की जो भाव, आपको बरबस आंखों में आंसू आ जाएगा जब पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी का आप गाना सुनेंगे। बनारस घराना ओके, का जवाब ही नहीं है। तो मेरा ओके, ख्याल में सेनिया ग्वालियर घराना है। और बनारसी ठुमरी में तो सिर्फ बनारसी बोलता है, उसमें कोई ओके, मिलावट नहीं। लेकिन सेनिया की चलन है बनारस घराने में, इसलिए मुझे आसानी होती ओके। तो है। आप थोड़ा सा कुछ भी गा देंगे, विच एवर योर फेवरेट घराना का। मतलब मुझे टर्म्स नहीं आते, बट बिल्कुल। आप मैं हम लोग को। मैं हाँ, मैं ग्वालियर सेनिया मिला के जो घराना आप कह दिए, ग्वालियर के भाव भाव पर और सेनिया के चलन में एक बंदिश। क्योंकि ख्याल गाने के लिए तो समय लगता है, और उसके लिए साज तबला की जरूरत पड़ती है। मैं आपको जानकारी के लिए, हमारे श्रोताओं की जानकारी के लिए, कि कैसे वेरी गुड। शब्दों को और सेनिया की जो मॉड्यूलेशन, उसके मिला उसके के जो साथ। हमारी घराना है, उसमें मैं पेश करती हूँ ग्वालियर सेनिया घराना, एक बंदिश मारू बिहार में। ओके। इसका जो शब्द है कि रतिया हमारी बैरन भई, मितवा बहुत दूर है, जो हमारे प्रियतम बहुत दूर है, और रात मेरे बैरन हो गए। रतिया हमारी बैरन भई, वाह। मितवा कैसे आऊं तोरे पास रतिया हमारी बैरन 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 हमारे, जो सेनिया का चलन ये है
इसको बड़ा ख्याल कहते हैं। इसमें दोनों वाह। घराना दिख रहा है, भाव पक्ष और सैया की चलन। छोटा वाह। ख्याल गा रही हूँ। तड़प तरन दिना, तड़पत रहन दिना, उन बिना मोरा जिया तरसे, तड़पत रहन दिना। रहन दिना, तड़पत रहन दिना, रहन दिना, रहन दिना, रहन दिना, रहन दिना, रहन दिना, तड़पत रहन दिना। रहन दिना, रहन दिना, रहन दिना। वाओ, दैट वाज अमेजिंग। ये बहुत बहुत सुंदर था, बहुत ज्यादा सुंदर। तो मैंने ज्यादा नहीं गाई, लेकिन हमें तुम्हें और हमारे श्रोताओं को समझाने के लिए कि भाव करेक्ट। पक्ष शब्द प्रधान, प्रोनाउंसिएशन बहुत स्पष्ट होना चाहिए, और जो हम गा रहे हैं वो भाव लोगों तक पहुंचे कि तड़पत रैन राइट। दिना उन बिन जिया तरसे। और बड़ा ख्याल वाह। का बंदिश था कि रतिया हमारी बैरन भई, मितवा कैसे तुरे पास आओ। और इस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। सो शोमा जी, आपने बहुत सारे अवार्ड्स विन किए, एंड आपका यू आर पद्मश्री। हाउ वाज इट टू रिसीव द पद्मश्री अवार्ड? व्हाट वाज द फीलिंग एट दैट टाइम? आई वॉज वेरी हैप्पी टू गेट पद्मश्री। क्योंकि सबको, सभी को, कोई भी कलाकार हो, चाहे वो संगीतकार हो, चाहे वो चित्रकार हो, साइंटिस्ट हो, डॉक्टर, कोई भी, और हर डॉक्टर भी एक कलाकार ही है, जब वो सर्जरी करता है तो कलाकार ही है। तो एब्सोल्युटली। सभी को इच्छा होती है कि हम जब कुछ अच्छा काम करते हैं तो हमें हमारे सरकार की तरफ से कोई पुरस्कार मिले। तो हमें भी राइट। बहुत अच्छा लगा था। मैंने वो फीलिंग जो था बहुत ही, क्योंकि वो इतना कठिन है। ये मतलब ये अवार्ड पाना बिल्कुल आसान नहीं है, बहुत कठिन एब्सोल्युटली। है। करेक्ट। तो करेक्ट। और ये इतनी आसानी से मुझे मिल गया। हमने, मतलब, मुझे सरकार की तरफ से बुला के हमारे गुण को समझ के उन्होंने दिया। ये हम वेरी बहुत आभारी हैं। और ये जो अमेजिंग। उसके बाद हमने समझ सकी कि जब कोई उपाधि मिलती है, इस तरह का अवार्ड मिलता है, तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है। ये दिखाने की नहीं है, हम्म। ये उत्साह, करेक्ट। ये इंस्पायर करने वाली अवार्ड होती है कि आप आगे और अच्छा काम करो। तो यस। उसके बाद हमने और भी अच्छा काम करने की कोशिश की और कर रही, करेक्ट। जिससे कि और भी उपाधियां मुझे मिले। यस। आपने एक बुक लिखी है शोमा जी, बाबा एंड मी, अबाउट उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब। सो आपको कोई एक फेवरेट, आपकी कोई एक फेवरेट मेमोरी है जो आज तक रही है आपके साथ? उस बुक में से कोई चीज आप हमें बताना चाहें? ये किताब मेरे हस्बैंड शुभंकर घोष जी, जो कि फिल्म डायरेक्टर हैं, 3 नेशनल अवार्ड उनको मिला है। वो क्रिएटिव हेड बन के फिजी यूनिवर्सिटी गए थे, ओके। क्रिएटिव डिपार्टमेंट के। उसी हम्म। समय इस किताब को हमने लिखा था। तो जब भी मैं, और फिजी एक अद्भुत जगह है, वो नीला आसमान, नीला समंदर, हाँ, और हरियाली की चादर बिछाए फिजी अपनी सुंदरता बिखरती रहती है। तो वाह। जब भी मैं इस किताब को देखती हूँ, और हम लोगों ने इसको लिखा था, ये दोनों मिलके, हम, मैंने, मेरी जो जर्नी उनके साथ, और वो लिख रहे थे, मैं बोल रही थी उनको। तो वो हम लोगों ने एक बहुत खूबसूरत जगह गई थी इस किताब को शुरुआत करने के लिए। एक रिजॉर्ट था, और एकदम नदी के ऊपर वो कमरा था।
इस तरह से बनाया गया था। और वहां पर रात जाग 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 के हम लोग 3 दिन थे, और वहां पर आधा किताब तो वहीं पे खत्म किया था। तो वो मेमोरी बहुत हॉन्ट करती है, वो फिजी की वो खूबसूरती और वो रात इतनी सुंदर वहां जगह। तो इसलिए उस क्या किताब बात के है। साथ वो मेमोरी जुड़ी हुई है, जहां पर मैंने जिंदगी के सबसे, जो मेरी जिंदगी के सबसे मैंने ब्यूटीफुल मोमेंट जो मैंने भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान साहब के साथ गुजारी थी, वो याद राइट। करके वो दोनों मिलके हमें बहुत आनंद देती है। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। सोमा जी, आपने बहुत सारे ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल भारतीय लोक संगीत कॉन्सर्ट्स किए हैं विद यंग स्टूडेंट्स, सो व्हाट इज द एक्सपीरियंस लाइक, एंड कुछ उनके बारे में बताएंगे हमारे व्यूअर्स को? Definitely, it was a really nice experience to interact with the students. पूरे ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स के साथ मैंने इंटरेक्ट किया था। और ये मौका मुझे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने दिया था नेशनल प्रेजेंस का। पहला नेशनल प्रेजेंस तो मैंने सेंटिनरी बनाई थी, ओके। भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान साहब के सेंटिनरी, जो वो अलग सब्जेक्ट था, जो कि राइट। भारत के खास करके बनारस के सारे शहनाई वादक को हमने पूरा भारत भ्रमण कराए थे। यस। और इसमें हमने जो हमारे लोक संगीत है, जो हाँ। हमारे रूट है, जब हम आदि मानव थे तो हम सिर्फ जंगल में पशु को शिकार करते थे, खाते थे, सो जाते थे। तभी लोगों को एहसास हुआ कि इस तरह से हम जी नहीं सकते। तब उस समय उन आदि मानव ने जिंदगी के हर पहलू में कविता लिखने लगे और उसको सुरबद्ध करने लगे। वहीं से हमारी लोक संगीत आया। और शिकार करके उसके खून से वो चित्र बनाते थे, वहां से पेंटिंग आया। तो वो जो हमारे लोक संगीत, उनके जब बच्चा होते थे तो उस समय वो क्या गाते थे, हाँ, उनके शादी के समय उन लोग खुद लिखते थे। तो वहां वो हमारी बहुत रिच हेरिटेज है। और सो वही से हमारी ब्यूटिफुल। हाँ, उपशास्त्रीय संगीत जो हम लोग गाते हैं, सेमी क्लासिकल टाइप ऑफ सिंगिंग, ठुमरी, सब वही से आया हुआ है, जो हमारे बच्चे आज नहीं जानते हैं। क्योंकि आज हमें जो फोक सॉन्ग मिल रहे हैं वो अजीब सा है। उसके शब्द, दीपशिका जी, अब मैं आपको कैसे बताऊं, शायद आपने भी गौर नहीं किया हुआ, लेकिन मैंने गौर इसलिए किया कि मैंने पृथ्वी के हर कोने में जाके ये गाना बजता हुआ देखा, फेविकॉल से चिपका ले। इसके अंतरा है, अजीब फोक फोक धुन पे है। और हमारे न्यू जनरेशन समझते हैं कि यही हमारे फोक है, कि मैं तंदूरी मुर्गी हूं, मुझे अल्कोहल से गटका ले। ये अंतरा है इस गाने का। मैं नमकीन बटर हूं, मुझे ब्रेड से खा ले। ये गाने का अंतर है। और ये सुपर हिट है, ये सुपर हिट है। किसी की शादी ब्याह हो रहा है तो वो जो बजता नहीं है, वो क्या बोलते हैं, नहीं। जो शादी में बैंड पार्टी में भी ये गाना बज रहा है। हाँ, और मैं फिजी में एक रॉयल रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रही थी, वहां भी ये गाना बज रहा था। हैरान हो गई। तब मुझे लगा कि मुझे इस पर काम करना है। तभी मैंने सोचा कि आपको मैं बता रही हूँ, बनारस विश्वनाथ मंदिर की ट्रस्टी ट्रस्टी नहीं, वो मैंने हिज अध्यक्ष, हाँ, उन्होंने मुझे एक क्लिप्स भेजा कि जो क्लिप्स को आप देख नहीं सकते, बिहार में चल रहा था। और एक लेडी वो डांस कर रही थी फोक के ऊपर। वो गाना जितना अश्लील था और वो डांस उतना ही अश्लील था, कि राइट राइट। आपको आंख बंद कर देना पड़ेगा। इसीलिए करेक्ट। मैंने बहुत एंजॉय किया रियली, जब बच्चे को हमने वो बताया कि सोहर जन्म के समय क्या, यशोदा के भय नंद लाला बधावा देही मालिनिया। ये बच्चा के जन्म के समय जब बारात जाती है तो क्या गाना गाते हैं? राम पहिरे, राम पहिरे फूलन का सेहरा, राम पहिरे। ये जब बाराती शादी के समय गाई जाती है तो, और फिर दोपहरिया बने वो 12 मासा की एक औरत की कितनी नजाकत होती है, कि जब वो चाहती है, क्योंकि उसके प्रियतम चले जाते हैं ना खेतों में काम करने के लिए, उसे छोड़कर साल भर के लिए चले जाते हैं, तो कैसे हाँ रोकने की कोशिश करती है, वो उसे 12 मासा कहते हैं। मैं एक लाइन हाँ गाती हूँ 12 मासा, कितनी सुंदर, हाँ जी। कैसे वो हाँ, रोकती है। वो भी एक बने लोकगीत है। बताइए। दोपहरिया बितैला हो बलाम, दोपहरिया बितैला हो, यही झुलनी के ठैया बलम,
दोपहरिया बितैला हो। मैंने वो बोल रही है कि जो झूला हमारे आंगन में बंधा हुआ है, तुम हर दोपहर को इसी झुलाने में बैठकर मेरे साथ बिताओ, तुम कहीं मत जाओ। 4 महीना के जाड़ा पड़त है, जाड़ा मतलब ठंडा। 4 महीना के जाड़ा पड़त है, थर 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 कापेला बदनवा बलम, तनी अगिया लगई ता हो। मतलब 4 महीना के ठंडी होती है, कोल्ड कोल्ड सीजन, 4 महीना गर्मी होती है, 4 महीना बरसात होती है। तो जाड़ा के समय तुम आग लगा दो यही इसी चुल्लनी में बैठकर, और गर्मी के समय 4 महीना के गर्मी पड़त है, टप टप चुवेला पसीनवा बलम, तनी बेनिया दुलईदा हो। बेनिया मतलब कि तुम पंखा की हवा करते रहो, इतनी गर्मी है, मैं टप टप मेरी पसीना छू रहा है, तुम 4 महीना मेरे साथ बैठ के मेरे हवा मुझे देते रहो। तो इस तरह की इतनी सुंदर सुंदर सब गीते ब्यूटिफुल, हैं लोग। तो यही सब ब्यूटिफुल। मैंने बच्चों के साथ उनको बताया कि हमारे हेरिटेज क्या है। आपको, आप तो हमारे गुरुजी को जानते ही है, ब्रह्म शंकर हाँ व्यास जी। जी। हाँ, यस, हाँ उन्होंने जी। मुझे कहा था कि वो एस डी बर्मन साहब के साथ उनका उठना बैठना था, तो उन्होंने हाँ जी। उन्हें एक कजरी सुनाए थे, गुरुजी, हम सबके गुरुदेव, हाँ जी। अतुल जी के भी हाँ जी। गुरुदेव, आपके पिताजी हाँ के। जी। तो हाँ जी। उन्होंने सुनाया था वो वाला, वो मुझे याद नहीं आ रहा अभी। हाँ, हाँ, अब के बरस भैया, ये वाह। जो एक्चुअल कजरी था, अब के बरस भैया सैया घरे रहो, घरे रहो, ननदी के भाई रे, अब के बरस सैया। तो ये एक्चुअल गजरी था, और उन्होंने एस डी बर्मन साहब को सुनाए थे। तब उन्होंने जो बंदिनी में जो फेमस गाना उन्होंने इसके आधार पर बनाए थे, अब के बरस भेजे ब्यूटिफुल। भैया को बाबुल, सावन के राइट। झूले पड़े। ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल, दैट इज लवली। मतलब आई एम मेस्मराइज्ड, आपकी आवाज, इट वाज ब्यूटिफुल। अच्छा, एक हमारी बहुत होनहार बच्ची है, ऐश्वर्या आनंद। शी इज अ सिंगर ऑल्सो। शी इज रिक्वेस्टिंग अगर आप एक ठुमरी गा दें राग पिल्लू में, इफ यू फील लाइक, तो बहुत अच्छा होगा, इफ यू वांट टू श्योरली राइट। श्योरली। ठुमरी सुनना है कि कजरी सुनना है पिलू में? अभी ठुमरी मुझे डिफरेंस नहीं पता, उसको उसने ठीक है, ठुमरी मैं लिखा दोनों है, एक एक आप लाइन बताइए सुनाती आप। हाँ जी, हाँ जी। हूँ, दोनों ही एक एक लाइन सुनाती हूँ। पिलू में ठुमरी, और हम लोग जो कजरी हो या दादरा गाते वो ठुमरी अंकी ही होती है, वो ठुमरी में ही गिना जाता है। तो मैं हम्म। एक लाइन ठुमरी जो प्योर ठुमरी है उसकी एक लाइन गा के पिलू में कजरी सुनाती हूँ। पिया के अवन की आस लागी, लागी मोहे, पिया के अवन की आस। ये 16 मात्रा है, विलंबित लय से चलता है। और ऐश्वर्या जो, उसको मैं कुछ बताना भी चाहूंगी कि जो हम संगीत के इतिहास देखते हैं, तो वेद से हमारा संगीत आया हुआ है, सामवेद से। उसके बाद हम्म। प्रबंध गायन, उसी को तोड़ तोड़ के एक एक गायकी बनी। प्रबंध के बाद ध्रुपद धमार, फिर जब मुस्लिम दरबार हुए तो या। ख्याल गायकी बहुत पनपी, वो भी ध्रुपद राइट। धमार तोड़ के ही बनी। फिर जब मुगल दरबार गया तो छोटे छोटे शहरों में जब राजा के दरबार में गए तो वाजिद अली शाह के समय ठुमरी की बहुत चलन थी। तो ये ठुमरी है, प्योर ठुमरी 16 मात्रा की। ओके। पिया के, जो बनारस की जो गायिका होती थी, वो घाट के इस पार बैठ के गाती थी, और ये मीड़ का काम, उस समय माइक नहीं होती थी,
पूरा कलेजा लगा के उन लोग गाती थी। पिया के, पिया के अवन की आस, पिया के, पिया, पिया, पिया के, पिया के अवन की आस। अभी इसी रात में एक गजनी, बरसन लागी बदरिया सावन की, मोरी धानी चुंदरिया भीजे गई, बरसन लागी। वाओ, दैट वाज अमेजिंग। बहुत 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 सुंदर। सो शोमा जी, आपने यू हैव रिवाइव्ड द महफिल स्टाइल ऑफ सिंगिंग, सो यस, टेल अस अबाउट दैट, मींस उसके बारे में बताइए हमें। बिल्कुल। आप इतनी सुंदर प्रश्न करिए दीपशिका जी, आपने बहुत मेहनत करके आई, पता ही चल रहा यस। है। थैंक यू सो मच। मैं जब मैं जो मेरी एनजीओ मधुमूर्छना के तहत जब मैं प्रोग्राम कराती थी, तब मैंने देखा कि जब हॉल में हम लोग बैठते थे, और कोई भी हम हॉल में जाते हैं, मैं भी जब सुनने जाती थी कि हॉल अंधेरा हो जाता है, खाली स्टेज में लाइट रहती है, हाँ और जी। अधिकतर लोग सो जाते हैं। वो थोड़ा फैशन के लिए भी आते हैं क्लासिकल सुनने के लिए, हाँ, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता है, और क्योंकि इतनी भारी ग्रामर रहती है इसमें, हाँ, तो वो कुछ हाँ। समझ में नहीं आता। लोग थोड़ा मुंह बना के भी गाते हैं कुछ लोग, तो उनको अच्छा नहीं लगता है, तो वो सो जाते हैं, नहीं तो कुछ बातें करते हैं। तब मुझे स्ट्राइक किया, तब तब मैंने एक रिसर्च भी किया कि साइकोसोमैटिक इफेक्ट ऑफ म्यूजिक ऑन ह्यूमन बीइंग, कि ओके। शारीरिक मानसिक रोगों पर संगीत का प्रभाव। क्यों क्यों वाओ। जब हम लोग इतिहास देखते थे कि जब स्वामी हरिदास जी गाते थे, तो जंगल के पशु पक्षी आ जाते थे, शेर आते थे, वो चुप करके सुनते थे। तो उनके गाने में क्या था, आज हमारे गाने में क्यों नहीं है वो बात। हम्म। तब मैंने सोचा, जब आपके जो महफिल हुआ करता था बनारस में, खास करके जब ब्रिटिशर आए, तो बनारस की गायिकाएं लोग संगीत को बचा के रखे थे। जद्दन बाई, जानकी बाई छप्पन चूड़ी, गौहर हाँ। चांद, छोटी मोती, हम्म। बड़ी मोती, शैला, बहुत सारे गायिकाएं लोग, उन लोग के गाना सुनने के लिए राजाओं को सुबह से शाम तक की इंतजार होती थी, कि कब शाम होगी, उन गायिकाओं के घर पे जाएंगे। आपने देखा है साहिब बीबी गुलाम में, हम्म, हम्म। कि वो हम्म। कुछ भी हो जाए, राजा को जाना ही है, जाना है महफिल में। क्या है उनकी गायकी में, है क्या। और जब स्टेज में लोग गाते हैं तो लोग जमा ही लेते हैं, नींद आ जाती है लोगों का, ऐसा क्यों। तब मैंने स्टडी किया इस पर, कि वो जब गायिकाएं गाती थी ना, तो 16 कला उनके गायकी में झलकती थी, कैसे, और हर चीज उनके माने होता था प्रेजेंटेशन में। जब गौहर जान शाम से सुबह तक गाती थी, तो जब शाम में वो ख्याल गाती थी, तो ब्लू साड़ी, ब्लू ऑर्नामेंट्स नीलम की पहन के ख्याल, ओके। और उनका जो ओके। खुशबू चारों ओर, उन अंदाज, और राजा सामने बैठते थे, और आंखों में आंखें झांक के गाना सुनते थे वो। तो राइट। कोई आपके सामने बैठे ना, क्योंकि हॉल में तो आंखें नहीं दिखाई देता है, आई राइट। कांटेक्ट से नहीं होती है, हाँ, तो राइट। उसमें राइट। गाना माने चार चांद लगता था। हम्म, राइट। पूरा, राइट। क्योंकि आप वो गायिका को देख के सुनते थे, और यस। उनका जो वेशभूषा, उनकी जो प्रेजेंटेशन, उसके बाद जब वो ठुमरी गाती थी, तो वो पिंक साड़ी, पिंक ऑर्नामेंट्स रूबी की। फिर जब वो गजल गाती थी ना, गजल में पिंक और ठुमरी में रेड, ओके। और फिर ओके। जब मॉर्निंग में भजन गाती थी, तो पर्ल कलर की साड़ी, पर्ल और डायमंड पहन के बैठती थी, और वाओ। वो माहौल होता था। और गौरजान तो खुद डांस भी करती थी, गाते गाते डांस भी करती थी वो प्रेजेंटेशन ओके। में। तो ओके। हम लोग अभी डांस नहीं करते हैं, हम लोग, मैंने उसी जगह से सीखा है। मेरी गुरु माँ इतनी अद्भुत गाती थी, इतनी भक्त थी वो, तो उनके गाने में भाव आ जाती है चेहरे में। वो बैठे बैठे शुरू से पूरा एक राइट। ड्रामा, एक नाटक दिखा देती, स्केच कर देती है। जैसे फॉर वंडरफुल। एग्जाम्पल मैं गाती सुनती हूँ, हाँ, मार डारा
हाय मार डारा नजरिया मिलाए के रे मार डारा, तेरी गली के हाँ तेरी गली के हाँ तेरी गली के सौ तेरे मार डारा, हाय मार डारा सूरतिया दिखाए के, यहाँ पर तबले में लगी लड़ी चलती है, दिखाए के रे मार डारा। तो इस तरह से वो माहौल में वो गाना उसपे पूरा खींच के रखती थी गायिका। इसीलिए मैंने दरबारी महफिल शुरू किया, और वो मैं पहले होटल्स में करती थी, क्योंकि होटल में वो राजमहल का एम्बियंस मिलता है। जैसे ताज में किया था मैंने, दिल्ली के अशोका होटल में किया, या लीला लीला होटल में किया। फिर अभी मैं उन खंडहरों में करती हूँ, जैसे पुराना किला दिल्ली में, बनारस में चेत सिंह पैलेस, यहाँ पर बांद्रा फोर्ट, और पूरा उसमें राजा बैठते हैं, मुसाहिब बैठते हैं, डांसर रहती है, और हमारे पेशकश भी पूरा हम भारतीय संगीत को पेश करते हैं, लेकिन एकदम जिसे कहते हैं पूरा मनोरंजन को, एंटरटेनमेंट को रखते हुए। क्योंकि दीपशिखा जी, एक चीज हर फनकारों को याद रखना चाहिए, हमारे क्लासिकल सिंगर को भी, कि हमारा मकसद हमारा संगीत दिल से आए और तुम्हारे दिल में जाके पहुंचे। वहां पर कुछ व्याकरण मिलकर कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। और इसमें वैसा ही प्रेजेंटेशन होता है कि व्याकरण नहीं दिखे, रस भाव से वो प्रेजेंटेशन। ये बहुत सक्सेसफुल मेरा प्रोग्राम है, लोगों को बहुत पसंद आती है। और फलकनुमा पैलेस में भी मैंने किया था, जो बहुत फेमस पैलेस है आपके हैदराबाद की, वहां पर भी मैंने किया। हाँ जी, that was beautiful. मैं अभी वही आपको पूछने वाली थी that you have performed at the parliament, सारे palaces में, सारे इतने beautiful festival concerts के venues में, so इसमें सब में से आपका favorite venue कौन सा था, and what did you perform there? I mean, if you'd like to share with us. देखो, जब भी हम लोग गाते हैं ना, हम खुद एंजॉय करते हैं, सबसे पहले खुद एंजॉय करते हैं। एक बार मैं आपको बता रही हूँ, एक दर्शक मेरे पास आए, बोले शोमा जी, जब आप गाती है इतना हंसती है, लेकिन बहुत लोग मुंह इतना बना लेते हैं, ऐसा क्यों? तो मैंने कहा था, क्योंकि अगर मैं खुद नहीं एंजॉय करूंगी तो मैं वो आनंद आपको कैसे बांटूंगी? करेक्ट। पहले मैं आनंद को, पहले तो खुद को आनंद देना चाहिए ना, तब मैं वो आनंद आपको दे पाऊंगी। अगर मुझे ही आनंद नहीं मिला, मुझे इतना दुख मिल रहा है, तो मैं कैसे आनंद बांटूंगी? तो मैं जहां भी गाती हूँ मुझे आनंद बहुत आता है। लेकिन खास करके मैं बताऊंगी, ताज में, जब बॉम्बे की ताज में मेरा और बिरजू महाराज जी का प्रोग्राम हुआ था, क्योंकि वहाँ मिस्टर पॉल थे जो जनरल मैनेजर थे, उन्होंने इतना सजाया थे ना, मैंने जैसा जैसा कहा था उनको, मैंने कहा था मुझे गुलाब नहीं चाहिए, मुझे चंपा चंपा की खुशबू बहुत पसंद है, और मुझे जूही का फूल चाहिए। तो उन्होंने एकदम जूही और चंपा से दीवार को ढक दिया था, और इतने कैंडल जलाए थे, तो दिल खुश हो गया था गाने के लिए। और फलकनुमा पैलेस में मेरा बहुत मूड आया था, मैं बहुत मूड से गाई थी। ऐसा तो मैं हर जगह ही मूड में गाती हूँ, क्योंकि मैं नहीं गाती हूँ, हमारा शिव गाते हैं, वही सबसे बड़ा संगीतकार, और माँ सरस्वती गाती है। तो इसमें एवरीवेयर आई एंजॉय टू सिंग। बोलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये दो जगह पे खास मुझे बहुत अच्छा लगा था। और जब हमारी यहाँ खान साहब की जुगलबंदी हुई थी यहाँ पर नेहरू सेंटर में, ना पार्लियामेंट में सेकंड टाइम हुआ था, फर्स्ट टाइम इन नेहरू सेंटर, तब मैंने, दैट वाज ए मेमोरेबल डे, बेहतरीन हुआ था सब कुछ। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। सो हम लोग जब अभी महफिल और गजल्स के बारे में बात कर रहे हैं, एक रिक्वेस्ट आई है बेगम अख्तर की ठुमरी हमारी अटरिया, इफ यू वुड लाइक टू सिंग 2 लाइन्स, इफ यू लाइक दिस गजल। जरूर गाऊंगी, जब फरमाए। देखिए, मैं अपनी श्रोताओं के लिए एक शेर अर्ज करना चाहूंगी कि कितनी मिलती है आपकी सूरत खुदा से। दीपशिका, तुम्हारे लिए भी, कितनी मिलती है आपकी सूरत खुदा से, आपकी तारीफ करूं तो इबादत हो जाती है। क्योंकि आप जब हमें प्यार से सुनते हैं ना, तभी हम गा सकते हैं, और जब आपकी कोई फरमाइश आती है तो हम ना नहीं कर सकते, क्योंकि आप है तो हम। सो गुड सो गुड। एक ही लाइन सुनाती हूँ।
हाँ जी। आ, हमरी अटरिया पे आओ सवरिया, देखा देखी तनिक हुए जाए राम, हमरी अटरिया पे आवो 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 सवरिया, देखा देखी तनिक हुए जाए राम, हमरी अटरिया पे। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल, इतना सुंदर, बहुत 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 ज्यादा। अच्छा, नाउ आपके जिंदगी का पैराडाइम शिफ्ट, जो हमारे पेज का नाम है पैराडाइम शिफ्ट, ये है कि आप आपके म्यूजिक से, आपने अभी बताया, आप अपने म्यूजिक से यू वांट टू क्रिएट सोशल अवेयरनेस, विच इज अ ब्यूटिफुल थिंग। मतलब यू आर नॉट जस्ट एन आर्टिस्ट, आप बहुत सारी चीजों पे वर्क कर रहे हैं। बताइए उनके बारे में, एंड आई वांट आवर व्यूअर्स टू appreciate that part of your personality. मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो अभियान चलाती हूँ, मैं समझती हूँ कि सबसे पहले बेटी को अपनी शक्ति को समझना है, कि ईश्वर एक बेटी को, एक औरत को 50 गुना ज्यादा शक्ति देके भेजते हैं कि पुरुष से, क्योंकि वो जन्म देती है, सृष्टि करती है, इसलिए उसकी शक्ति कई गुना ज्यादा है। जब उसी बेटी के कोख में कन्या भ्रूण को हत्या कर दी जाती है, वो कहीं से मानने योग्य नहीं है, क्योंकि एक माँ है, वो ही उस कन्या को बचा सकती है और कोई नहीं, क्योंकि उसमें वो असीम शक्ति है। राइट। तो मैं इस पर बेटी का रोना, कि जब उसको हत्या कर दी जाती तो वो कैसे रोती है, इस पर मैं गाना गा के लोगों तक पहुंचाती हूँ। मैं समझती हूँ कि उस औरत मजबूर होती है, उसके घर पे सास ससुर, उसको पति सब मिलके उसको जबरदस्ती करते हैं, लेकिन मैं इसको मान नहीं सकती, क्योंकि माँ में इतनी शक्ति, माँ तो उस माँ की प्रतिनिधि है, वो देवी शक्ति की प्रतिनिधि है। ये सबको मालूम है कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। हाँ, ये खुद मंत्रों में लिखा हुआ है, तो हम कैसे भूल जाते हैं। तो इस पर मैं 2-3 लाइन सुनाना चाहूंगी, जितनी भी बेटियां आज यहाँ पर बैठी हुई है। और गाने से पहले मैं और कुछ बातें करना चाहूंगी। मैं यही कहती हूँ हर औरत को कि एक तो वो अपनी शक्ति को समझे, वो किसी भी कीमत पे अपने कोख के बच्चे को हत्या नहीं करने दे, पहली बात। और जब वो माँ बनती है तो वो पहला टीचर होती है, शी इज द फर्स्ट टीचर फॉर द चिल्ड्रन। राइट। तो वो अगर अपने बच्चा को वो संस्कार दे कि तुम्हारे जिंदगी में, उसका बेटे को, कि आने वाली हर औरत माँ दुर्गा की प्रतिनिधि है, कभी भी किसी लड़के को, तो लड़के का नजर किसी औरत के लिए बुरा नहीं हो सकता है। हम, जो मेरी अनुभूति है कि रेप केस बहुत कम हो जाएगा। और जब उसकी बेटी जन्म लेती है, आज ही मेरे पास किसी ने कविता भेजी है कि वो बेटी की उसी रोना के ऊपर, कि उसको बार बार, खास करके गांव में कहा जाता है कि तुम तो दूसरे घर पे चले जाओगी, घर का काम करो, पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत नहीं। हाँ, तो नेचुरली उसमें वो शक्ति जागृत नहीं हो पाती। हाँ, तो उस बेटी को ये समझाए कि वो दुर्गा की प्रतिनिधि है, तुम सशक्त हो जाओ, तुम शक्ति को समझो, और तुम किसी भी अन्याय परिस्थिति में समझौता मत करो। कोई भी अन्याय तुम्हारे सामने हो तो तुम उस पे लड़ो, लड़ाई करो। आज भी कुछ कुछ औरतें लड़ती है, स्त्री शक्ति अवार्ड इसीलिए दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, कि कितनी कितनी गांव में लिटरेट लड़कियां, औरतें क्या क्या काम कर लेती है। तो हमारी जो गांव की लड़कियां ऐसा क्यों नहीं कर सकती, हमारे जो यूपी में, बिहार में, हरियाणा में, उसे भी ये अपनी शक्ति को समझना चाहिए, और माँ बन के एक संपूर्ण माँ बनना चाहिए, जो कि अपने बच्चों को ये संस्कार दे। तो मैं जो बात कह रही थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए मैं किस तरह से उन्हें प्रेरित करती हूँ।
वो बेटी का रोना, मैं एक एक लाइन गाऊंगी, और जितने भी बच्चे हमारे साथ बेटियां जुड़ी हुई है वो जरूर हाँ सुने। जब बेटी को कोख में हत्या करती है तो कैसे रोती है। माई री माई क्या तेरे मन में समाई, जन्म से पहले तूने मेरी कर दी विदाई माँ, मैंने भी चाहा तेरी गोद में खेलो, लाड़ दुलार सारी ममता में ले लूं, माँ क्यों, माँ क्यों, जन्म से पहले तूने मेरी कर दी विदाई माँ, जन्म से पहले तूने मेरी कर दी विदाई। अब जो वाह। बच्चे को जन्म के बाद पिता रात के अंधेरे में, खास करके हरियाणा में, उसे दफनाने जाते हैं, तो बच्चे का वो करुण दृश्य, अकेली अकेली चली बिटिया रानी, अकेली डोली न बाजा न सखिया सहेली, अकेली अकेली अकेली, कौन सा देश मेरे बाबुल को आया, बिटिया को माटी की सेज सुलाया, मोरा नहीं हार छूट ही जाए, अकेली 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 अकेली। और इसका परिणाम क्या हो रहा है कि आज लड़कों को रिश्ता नहीं मिल रहा है शादी के लिए। ये कैसा तांडव मचा है जग में, ये कैसी आफत आई है, कोख में बेटी की हत्या, रिश्तों में उदासी छाई है, भाई तड़पेगा बहन नहीं है, भौजाई ननद को तरसेगी, बेटी की आस लिए मन में माई की आंख भी तरसेगी, रिश्तों की इस सुंदर महल में भ्रूण हत्या ने आग लगाई है, बेटी बचा बेटी पढ़ा, बेटी बचा बेटी पढ़ा, बेटी बचा बेटी पढ़ा। That was amazing. मैं तो रोना ही शुरू कर दिया वो जब आप वो बता रहे थे when the father takes the daughter to bury her, so that was like crazy. मतलब I can actually वो पूरा सीन सामने विजुअलाइज कर सक रहे हैं एंड यू नो इट इज आपने जैसे बोला ना डोली ना बारात, it was amazing एंड पूरा मतलब ये रोंगटे खड़े हो आज जाते। भी, और ये आज भी हो रहा है। सुषमा यस स्वराज, यस सुषमा स्वराज यस। जब छोटी सी थी तो उनके भाई के, उन्होंने खुद ही कहा था मुझे कि उनके भाई के कलम पकड़ना होता है ना, पहला कलम पकड़ते हैं जो बच्चे, तो उसके हाँ बाद वो जी लिखाई पढ़ाई शुरू करती है। तो हाँ उसके जी। पहला कलम पकड़ने की सेरेमनी चल रही थी, चल हम्म रहा था उनका भाई का, और उनको नया डायरी नया कलम सब उसकी माँ ने दिया सुषमा स्वराज जी के। तब वो माँ से कही कि मैं भी पढ़ूंगी, मुझे भी कॉपी दो, मुझे भी कलम दो, मैं क्या नहीं पढ़ूंगी। वो 3-4 साल की थी उस समय। तो माँ ने उनसे कहा नहीं तुम क्या पढ़ोगे, तुम तो लड़की हो, तुम तो घर गृहस्थी करोगी, तुम्हारा भाई पढ़ेगा। तब वो दौड़ दौड़ के अपने पिता के पास गई सुषमा स्वराज जी कि मैं पढ़ूंगी। और उनके माँ ने ना उसको एक पुराना डायरी दे दिया कि इसमें तुम कुछ लिखो। तो वो पुरानी डायरी लेके दौड़ के गई पिता के पास
कि माँ ने मुझे पुराना डायरी दिया है और भैया को नया डायरी दिया है, क्या मैं नहीं पढ़ूंगी? तब पिता ने नया डायरी उनको खरीद के दिया और बोले कि तुम पढ़ोगी, और वो बनी इतनी बड़ी मिनिस्टर। तो यही है कि हर माँ को, ये माँ को संस्कारी बनना बहुत जरूरी है। माँ की शिक्षा से ही हमारे देश सशक्त भारत बन सकती है, ये मैं समझती हूँ। करेक्ट, करेक्ट। So before I can this, आप हमको आपके आपके एनजीओ के बारे में बताइए, बिकॉज आप वहां पर ये सब, मतलब ये तो काम आप कर ही रहे हो, बट यू आर यू नो ऑल द अंडर प्रिविलेज्ड म्यूजिशियंस जो हैं, जो एंडेंजर्ड इंस्ट्रूमेंट्स है, घरानाज है, उसके थ्रू आप काम कर रहे हो, मधु मूर्छना के थ्रू, तो उसके बारे में हमको कुछ बताइए। ब्यूटीफुल क्वेश्चन। मैंने मधु मूर्छना की तरफ से ना म्यूजिशियन वेलफेयर बनाई। दीपिका जी, मुझे बोलने में तकलीफ हो रहा है आज कि एवरी डे मेरे पास 4 से 5 म्यूजिशियंस फोन कर रहे हैं इस कोरोना के हाल में। कि किसी की बहन की ऑपरेशन चल रही है, पैसा नहीं है, किसी की बीवी का ऑपरेशन चल रहा है, पैसा नहीं, किसी का आंख का ऑपरेशन करना है, पैसा नहीं। और ये कलाकार इतने स्वाभिमानी होते हैं, हाँ, कि वो किसी से मांग नहीं सकते हैं, और कलाकार का सेंटिमेंट कोई समझ नहीं पाता है। खास करके जो हमारे साधक कलाकार होते हैं, शास्त्रीय कलाकार, उनकी जिंदगी वो दे देते हैं संगीत में। मेरी गुरु माँ श्रीमती बागेश्वरी देवी जी जब गाने में पैसा मांगती थी ऑर्गेनाइजर से, तो वो लोग उन्हें ये कहते थे, अरे दीदी आपसे पैसा चाहिए क्या? अरे आप तो 500 रुपए में गा देते हो, आज कैसे पैसा मांग रहे हो? तब वो रोते रोते नौकरी के लिए गई। आज देखिए रियलिटी शोज में एक बच्चा जिसको एबीसीडी पता नहीं है, जो कि प्रारब्ध लेके आते हैं, वो अच्छा गाते हैं, लेकिन उसको साधना अभी तक नहीं हुआ। इस उम्र में साधना क्या होगा? 10 साल के बच्चे, 8 साल के, जो प्रारब्ध है। लेकिन तुम जितना भी टैलेंटेड हो, तुम्हें साधना करना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम टिक नहीं पाओगे इसमें। आपने मैंने ये कहना, यूथ के लिए मैं ये बोलना चाहूंगी कि कोई शॉर्टकट नहीं है। मीराबाई को, तुलसीदास को भगवान कोई शॉर्टकट में नहीं मिला था। उन्होंने सब कुछ त्यागा, सब कुछ दिया, अपना अस्तित्व दिया ईश्वर को, तब जाके उनको भगवान के दर्शन हुए। सेम हियर इन म्यूजिक, सेम हियर इन म्यूजिक। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर संगीत को पाना चाहते हो तो बहुत कठिन तप करना पड़ेगा, तभी मिलेगा। बहुत कुछ त्यागना पड़ेगा, तभी मिलेगा। शायद उतना पैसा नहीं मिल सकता है, लेकिन संगीत जरूर मिलेगा। तो मेरी गुरु माँ फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, उन्होंने जॉब के लिए गई, तो वाइस चांसलर ने उन्हें कहा कि आपके पास डिग्री नहीं है, क्योंकि जो घराने में बिलोंग करते हैं ना, उनके पास डिग्री नहीं होती है, आपको जॉब नहीं मिलेगा। दैट डे शी गॉट हार्ट अटैक, और वो अनटाइमली चल बसी। तो उसके लिए मैंने म्यूजिशियन वेलफेयर किया है। आज भी मेरी गुजारिश है दीपिका जी, कि मैंने आओ बुने जिंदगी किया था हाल ही में, जो पैसा आया मैंने वीवर्स को दिया, और कुछ हद तक मैंने म्यूजिशियंस को भी दिया। आजकल कुछ लोग मुझे कंटिन्यूअस फोन कर रहे हैं, मैं उनको अभी दे नहीं पा रही हूँ। मेरी गुजारिश है कि मेरी ट्रस्ट में अगर कुछ पैसा आ जाए उन लोगों के लिए, तो मैं इमीडिएट उनको दे पाऊंगी। आज भी 3 जन का फोन है, ये मेरा रिक्वेस्ट है। तो मेरी ट्रस्ट के थ्रू तो मैं ये काम करती हूँ। उन लोग मुझे बड़ी बहन, माँ समझ के मेरे पास आके रोते हैं। सबके पास रो नहीं पाते हैं, रोना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनके पास ईश्वर है। जिनके पास संगीत है उनके पास ईश्वर है, वो किसके पास रोएंगे जाके? तो मैं जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है, वो मेरे ट्रस्ट में दे, मैं उनको बांट सकूंगी इस कठिन हालत में। लोगों को हताशा की जिंदगी जीना पड़ रहा है, क्योंकि कोई म्यूजिशियंस के पास इस समय काम नहीं। एब्सोल्युटली नहीं, अभी जैसे ये इंटरव्यू खत्म होता है, वील पुट योर ट्रस्ट के बैंक डिटेल्स हियर, सो देयर बी अ डायरेक्ट, मतलब जिसको भी डोनेट करना होगा, तो दे कैन डू दैट। आज ही मैंने उन लोगों को कहा है कि मैं कोशिश कर रही हूँ, तो ये मेरा कोशिश था आपके सामने।
Wow, absolutely. That is brilliant. No, we will tell our viewers and we will join hands and we will go through, with this beautiful work that you're doing. And शोमा जी, आपने एक और चीज हमको बताई थी that you never, मतलब आपने एक वो बना लिया था कि जब आप म्यूजिक इंडस्ट्री में गए थे, that you made it very clear that you will always keep your respect high, keep all the, keep it classical. I don't think आप बॉलीवुड गाते हैं. तो जरा हम लोग को उनके बारे में बताइए, that so that we know, we can tell our viewers that अभी तक everything is कि अच्छा बॉलीवुड जाओ, और if you have to compromise places, only then you will be successful. But like people like you who have always stayed true to your genre, आप अपना जो मानते हैं उसी में आप ट्रू रहकर आप इतने सक्सेसफुल हुए और सारे हाइट्स पे पहुंचे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए. दीपशिका, तुम मुझे बहुत इम्प्रेस कर रही हो. मेरी पर्सनालिटी को मुझे लगता है कि मुझसे भी ज्यादा तुम समझ गई हो. सो नाइस. थैंक ये यू. इतना सुंदर बात कहा. ये एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ अपनी जिंदगी से और देती रहूंगी. कहीं भी कोई भी गोल को प्राप्त करने के लिए कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए. मैंने नहीं किया. मेरी शुरुआती दौर पे जब मैंने कोशिश कर रही थी कि मुझे मुकाम मिले, मैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजर के पास गई. उसके बाद बड़े बड़े उस्ताद पंडित के पास भी गई. तो मैंने उनसे कहा कि मुझे चांस दीजिए. तो उन ऑर्गेनाइजर, सो कॉल्ड बिग बिग ऑर्गेनाइजर, मैं नाम नहीं लूंगी, उन्होंने कहा कि मुझे 1.5 लाख रुपए का स्पॉन्सर दीजिए, तब आपको चांस देंगे. फिर बड़े बड़े उस्ताद पंडित हमें कहने लगे, मेरे साथ घुमा करो, मेरे साथ प्रोग्राम में पीछे बैठा करो, तो देखते हैं तुम्हारा कितना डेडिकेशन है. मेरे साथ रेस्टोरेंट में जाया करो, मेरे साथ दो, तो हम तुम्हारे लिए करेंगे. मुझे ये किसी की बात में हजम ही नहीं कर सकी. मैं किसी को पूछे बिना, किसी के साथ कोई मैंने कहते ना मीटिंग सिटिंग, सोचना समझना कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना था. मैं सीधा नेहरू सेंटर गई अकेले. मैंने कहा कि कोई बुकिंग खाली है. वो जो अप्रैल मई का महीना था, दिसंबर में कोई बुकिंग खाली है. तो उन्होंने दिखाया मुझे, ये 1999 की बात कर रही हूँ ये, और वो दिन था 28 दिसंबर, ये खाली है. बोले मेरे लिए बुक कर दीजिए. बोले किस संस्था के नाम से होगा. मेरी तब ट्रस्ट बना नहीं था. तो मेरी बेटी का नाम है मधुरा, और मैंने उसका नाम पहले मूर्छना रखी थी. तो मैंने ऐसे ही सोच लिया, मेरी छोटी बेटी का, क्योंकि इट्स अ मेलोडियस नेम, इट्स अ म्यूजिकल नेम. तो बड़ी बेटी का नाम भी संचारी है, वो क्योंकि संचारी इज अ पार्ट ऑफ कॉम्पोजिशन. हाँ. और मधु मूर्छना इज स्वीट मेलोडी. तो उसका मैं उसी के नाम से कि मधु मूर्छना लिख दीजिए. तो बोले ट्रस्ट बना, मैं कुछ नहीं बना है, मैं सब कुछ कर लूंगी इन 3 महीने के अंदर. और एक शिपिंग कॉर्पोरेशन के ही प्रोग्राम मुझे मिला था, वहां से मुझे 25,000 मिला था, और वो 1 महीने के अंदर मिल गया. उसमें से मैंने उसको दिया नेहरू सेंटर को, और फिर अपना एनजीओ बना के वो मधु मूर्छना बन गई. और जिन्होंने मुझसे ऐसा कहते थे, मैं सबको बुलाया, धीरे धीरे मुंह मांगा दाम देके बुलाया. और जिन लोग ये राजनीति में नहीं आ सकते हैं, उन सबको मैं चांस दिया. इन 20 सालों में, 21 सालों में सबको चांस दिया. और म्यूजिशियन वेलफेयर फंड बनाया कि जो तकलीफ हमारी गुरु माँ को सहनी पड़ी थी, और भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान को भी सहना पड़ा था, वो कम से कम मैं कोशिश करूंगी कि अब कलाकार को न सहना पड़े, उनके आत्मसम्मान में कोई चोट न पड़े. ये मेरी कोशिश है. और मैंने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया. सत्य के राह में चलकर मुझे किसी को एक पैसा नहीं देना पड़ा पद्मश्री पाने के लिए और संसद में गाने के लिए. सब कुछ अनायास है. तो ये मैं कहना चाहूंगी कि सत्य के राह में रहो, कोई कॉम्प्रोमाइज ना करो, क्योंकि हर दिन बच्चियां आती है फिल्म में गाने के लिए. सब कुछ कॉम्प्रोमाइज करके गाने के बाद फिर 10 साल बाद चिल्लाने से कोई मतलब नहीं होता. कोई मतलब मैं नहीं समझ पाती हूँ. उस समय क्यों कॉम्प्रोमाइज किया, उस समय क्यों नहीं आवाज उठाया, उस समय क्यों होने दिया तुम्हारे साथ वो चीज.
इसमें आई डोंट बिलीव। हमें So उतना ही true. चाहत रखना चाहिए जो जितना हमें हमारी तपस्या से, हमारी सत्य के राह से मिल सके। उससे ज्यादा मैं सोचूं क्यों, उससे ज्यादा मैं चाहूं क्यों, इतनी चाहत रखूं ही क्यों। राइट, ब्यूटिफुल। ये इतना सुंदर मैसेज है हमारे यूथ के लिए, मतलब चाहे ये बॉयज हैं या गर्ल्स हैं, दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल मैसेज दैट स्टे ट्रू टू योर स्टाइल एंड टू योर यू नो दिस, इट्स ब्यूटिफुल, दैट इज वेरी ब्यूटिफुल। सो और जस्ट बिफोर वी दीक्षिका, और एंड, एक मिनट, हाँ एक चीज और तुमको बता रही हूँ दीक्षिका, कि मैं इस राह में चलकर हर चीज पाया है। मेरा हर मुकाम लक्ष्य चलकर मेरे पास आया है, कोई कमी नहीं हुआ उससे। वाओ, एब्सोल्युटली, वो तो दिख रहा है ना, मतलब ऑल द मींस आपने सारे अवार्ड्स जीते हैं जो आपको जीतना है, सब कुछ, एंड प्लस इतने रिसाइटल्स हैं, इतने सारे कोलैबोरेशंस हैं, दैट इज ब्यूटीफुल। और जो आप जिस हाइट पे पहुंचे हैं आपके म्यूजिक के साथ, दैट इज सो, दैट इज माइंड ब्लोइंग, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। सो जस्ट बिफोर वी एंड दिस, बिकॉज इट्स क्लोज टू एन आवर, लॉन्ग टाइम, कितना सा समय, बहुत समय हो गया। 55 minutes only. हाँ, अभी बात करते हैं। So everybody that is watching us from Shoma ji, please follow the Paradigm Shift page, because we bring inspiring souls like Shoma ji, जो इतना सुंदर काम कर रहे हैं, मतलब artist है, musician है, but she's creating so much social awareness with her music, with her art, and she's helping all the underprivileged musicians to achieve their dreams. So please follow our page, and everybody that is following us today with us from the Paradigm Shift, please follow Shoma ji's page. There is a page that I have tagged in the in our video, Dr. Shoma Ghosh, and please, we will be putting down all her NGO's details in the comments below. So everybody who wants to make a donation to Madhu Murchana, please make that donation, or you can message her personally on this thing, or can message us, and then we will make sure that she can receive that money to help all the people that are not, are being absolutely affected in the pandemic. एंड एक और कुछ आया है, ऐश्वर्य जी वापस बोल रहे हैं, याद पिया की आए, अगर आप गा सकते हैं जाते जाते। नेक्स्ट टाइम मैं जाते जाते मैं राहत इंदौरी साहब की, क्योंकि मुझे तो, मैंने जो कुछ भी गजल गाई है, सब गजल मुझे पसंद है, और खास करके औरत की लिखी हुई, क्योंकि औरत अपनी गम की नुमाइश नहीं करती है, वो अपने गम को पिघलाती है, और उसके कलम से वो दर्द निकलती है। तो मैंने मीना कुमारी जी की गजलें गाई है, मैं परवीन शाकिर जी की 7 गजलें गाई है, अंजू फतेहपुरी आज की चेहरा है, उसकी 7 गजलें गाई है, दीप्ति मिश्रा जी की अभी हाल ही में 6 गजलें गाई है, और अभी मैं मुमताज मिर्जा, उनकी लिखी हुई 5 गजल को रिकॉर्ड किया है। लेकिन इसके बावजूद भी आज की जो हालत है, माहौल है, लोग बहुत परेशान हैं, और आज जो कविता, जो फिल्मों के गीत एक समय लोगों का इंस्पिरेशन होता था, इतनी सुंदर सुंदर गीत, दीपिका जी आपने सुनाई होगा, किसी के मुस्कुराहटों पे हो निसार, सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, क्या शायरी, क्या कविता होती थी। तो उस पर राहत इंदौरी साहब जो हाल ही में हमें छोड़ के चले गए हैं, उनकी ये गजल मुझे बहुत पसंद है। इस माहौल के लिए मैं जाते जाते वो गुनगुनाऊंगी, और याद पिया के आए वो मैं अगली बार सुनाऊंगी। मैंने एक ठुमरी सुना ही दिया है, एक गजल गुनगुनाना चाहूंगी। किस तरह से इस हालात में हमें चलना है, राहत इंदौरी साहब इस गजल में बताएंगे। आंख में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, आंख में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो, राह के पत्थर से पढ़कर, राह के पत्थर से पढ़कर
कुछ नहीं है मंजिले। कितनी खूबसूरत लाइन कि राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिले, रास्ते आवाज देते हैं, सफर जारी रखो। रास्ते आवाज देते हैं, सफर जारी रखो। एक ही नदी के है दो किनारे, दोस्तों दोस्ताना जिंदगी से, दोस्ताना जिंदगी से मौत से यारी रखो। पेश है आखिरी शेर। ले तो आए हैं शायरी बाजार में राहत मियां, ले तो आए हैं शायरी बाजार में राहत मियां। क्या जरूरी है, क्या जरूरी है, लहजे को भी बाजारी रखो। क्या जरूरी है, लहजे को भी बाजारी रखो। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। दिस इज अमेजिंग। सोमा जी, ये बहुत बहुत प्यारी इवनिंग थी जहां पे आपने इतने सुंदर मैसेजेस दिए, इतने सुंदर गाने गाए। वी आर ट्रूली 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 ऑनर्ड। हरजीत मैम जो सीएमडी है शिपिंग कॉर्पोरेशन की, उन्होंने एक मैसेज भेजा है, Dr. Shoma Ghosh, a very true, touching narration and great work about Beti Bachao, Beti Padhao. Very nice. We are honored to be able to listen to Padma Shri awardee with such ease. And thank you so much for this honor that हमारे platform पे आए और हमारे साथ बने रहे. It was beautiful. Thank you everybody. दीपशिका जी, ये पूरा श्रेय आपको जाता है, क्योंकि आपने इसको इतना, जो एंकरिंग करना होता है, इट्स आर्ट। मैं कुछ भी नहीं बोल सकती थी अगर आप इस तरह से सुंदर तरीके से इसको लेके नहीं आते। और साथ ही आपको बहुत धन्यवाद, और हमारे सभी श्रोताओं को, जो हमारे सीएमडी साहिबा थी, उनको खास करके जिनको अच्छा लगा, और सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। Thank you so much. Good evening. Have a nice weekend. Thank you. Good evening. Thank you, Shoma ji. Thank you. Bye-bye. Bye.